हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने देश भारत के बारे में। आपको पता है कि हमारा देश बहुत महान है, पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस महान देश को तोड़ने के लिए, इस महान देश को लूटने के लिए कई सारे लोगों ने कई सारे प्रयास किए, जिसमें एक ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन ने हमारे देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भारत में ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे उन्होंने हमारे भारत देश को लूटा और कैसे हमने उनसे आजादी पाई। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। तो आइए जल्दी से अपना चैप्टर शुरू करते हैं और थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और एग्जाम्स बहुत करीब हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भारत को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कैसे आए, वहां से शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। ये एक युद्ध था जो 1757 में हुआ और ये प्लासी में हुआ। बंगाल में एक जगह है प्लासी, वहां पे ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बच्चों भारत के एक नवाब हुआ करते थे उस जगह के, बंगाल के, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। वो हार गए थे और वहीं से ब्रिटिशर्स को पहली विक्ट्री मिली थी और उन्होंने वहां से ही अपना राज्य जो है फैलाना चालू किया। अब बात को अगर आप समझें तो 1757 का टाइम पीरियड था उस टाइम पे जब ये बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी। अगर आप विकिपीडिया पे देखें तो लिखा हुआ है लोकेशन प्लासी, बंगाल सूबा, उस समय सूबा कहा जाता था, है ना। ब्रिटिशर्स विक्ट्री और ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे जीत गई थी। और देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपने वो कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, वैसी वाली बात थी। सिराजुद्दौला के एक चीफ कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर जफर। मीर जफर जो है ना वो जाकर के ब्रिटिशर से मिल गए और ब्रिटिशर से मिलने के बाद उन्होंने सिराजुद्दौला की और उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी जानकारी ब्रिटिशर्स को दे दी। और ब्रिटिशर्स को दे दी तो ब्रिटिशर्स को सारे हमारे लूप होल्स पता चल गए। उस समय जो भी परेशानियां चल रही थी बंगाल सूबा में वो पता चल गई, कैसे अटैक करना है, ये सारी जानकारी मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को दे दी और ब्रिटिशर्स को इससे युद्ध जीतने में बहुत आसानी मिली। तो 1757 का वो समय था जब ब्रिटिशर्स ने प्लासी पे कब्जा किया, बंगाल सूबा पे कब्जा किया। इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर अ मच लार्जर फोर्स ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। भाई साहब उस समय के बंगाल के नवाब थे वो, तो उनके पास थोड़ी बहुत फोर्स नहीं, बहुत बड़ी फोर्स थी। फिर भी वो हार गए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। तो उसके बाद कह रहे हैं मच लार्जर फोर्स। तो 23 जून को 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, या कह सकते हैं उनकी निगरानी में युद्ध लड़ा था ब्रिटिशर्स ने। तो ये युद्ध हम हार गए थे उस समय। द बैटल हेल्प द कंपनी टू सीज द कंट्रोल ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अपना कंट्रोल जमा लिया, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया। अगर आप मैप में देखें तो प्लासी यहां पे जगह है, आपको इस जगह पे आपको देखने को मिलेगी बंगाल के एरिया में। अब देखिए आप ये जगह देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर की जगह है। तो इसका मतलब जब उन्होंने इस चीज को कब्जा किया ना तो उसके आसपास से जो शिप्स जाते थे वहां पे भी इनका कंट्रोल बन गया। तो उन्होंने बहुत एक ऐसी जगह को चुना कब्जा करने के लिए या लड़ने के लिए या जीतने के लिए जो उनको ट्रेड में फायदा पहुंचाए, है ना बच्चों। चलिए तो आगे चलते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या है, क्यों वो हमारे देश में आए, क्या उनका कारण था, तो देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। वो भारत की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। वो हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हम भारत जाएं और भारत से सामान लूटें और लूट करके अपने देश ब्रिटेन लेके चले जाएं, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। इस इरादे से वो आए थे। जब वो आए तो उन्होंने देखा अरे भारत तो इतना संपन्न देश है,
इसके पास तो इतने सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने सारे खनिज हैं, तो इसको लूट लिया तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। उनको ये देख के बिल्कुल मतलब वो ऐसे हो गए कि यार भारत पे तो कब्जा करना ही करना है। तो ये रीजन था, वो हमारे लूटना चाहते थे अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, मतलब ब्रिटेन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे देश के लोगों को इस्तेमाल किया, युद्ध में लड़वाया हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के लोगों को परेशान किया। ये ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कोयला हमारे देश में बहुत ज्यादा था, क्रूड ऑयल हमारे देश में बहुत ज्यादा था। ये लोग इसको लूट करके अपने देश ले जाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत परेशान किया है। मैं भी जब ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, पर बच्चों अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कैसे उन्होंने हमें लूटा और कैसे हमने विक्ट्री पाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर में आगे अगर हम चले, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। रॉ मटेरियल का सप्लायर मतलब वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे, ब्रिटेन में फिनिश गुड बनाते थे और फिनिश गुड ला करके हमको वापस महंगे दाम पे बेचते थे। वो हमारे देश के लोगों को परेशान किया करते थे, वो हमारे देश के लोगों से बहुत दिन रात काम कराते थे। द ब्रिटिश ट्रेडर केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो यहां पे ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए कि यहां से सामान लूटना है और ब्रिटेन लेके जाना है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन। उनकी फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत थी जो वो हमारे देश से लेना चाहते थे। ब्रिटेन नीडेड अ मार्केट टू सेल इट्स फिनिश गुड। उनको एक मार्केट चाहिए था जहां वो अपने फिनिश गुड को बेच सकें। उन्होंने भारत को इस्तेमाल किया एज अ मार्केट के तौर पे। इंडिया वॉज एबल टू फुलफिल बोथ द नीड्स ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन को लगा कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत एक सही देश है। उन्होंने हमें लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी है बच्चों। अगर आप देखें तो उस समय उनके पास बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी थी, और उनकी समझदारी देखिए या उनका धोखा देखिए कि वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाते थे, पर कभी उन्होंने हमारे देश के अंदर कंपनियां नहीं लगाई ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार ना मिले। वो ब्रिटेन में ले जाके सामान बनाते थे, वहां के लोगों को रोजगार मिलता था, वहां से सामान बेचते थे, हमारे देश का पैसा अपने देश में लेके जाते थे। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मदद से हम 200 साल के बाद लगभग आजादी पा पाए। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule, India gained independence from Britishers on 15th August 1947. 1947 में 15 अगस्त को हमें आजादी मिली। तो देखिए, अगर ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, मान लीजिए हमें आजादी मिल भी गई, तो बेटा 200 साल तक जो देश गुलाम रहा है, क्या वो एकदम से तरक्की कर लेगा? क्या किसी व्यक्ति को अगर 200 साल तक गुलाम करके रख लिया जाए, जेल में बंद करके रख लिया जाए, तो क्या उसका परिवार फल फूल जाएगा? क्या वो व्यक्ति निकलते से ही तरक्की कर लेगा? नहीं कर पाएगा। हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हम बहुत परेशान हुए। तो वो बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब हम कैसे थे? इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन एक वर्ड आया है, ये क्या होता है? देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश रूलर होता है और एक उसकी कॉलोनी होती है। जैसे हमारे केस में ब्रिटिशर्स हो गए रूलर और इंडिया हो गई उनकी कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? हम पे अपना राज्य करते थे या हमको अपने हिसाब से चलाते थे, तो हम उनकी कॉलोनी थे और वो रूलर थे। अगर ब्रिटिशर्स जब नहीं आए थे, इंडिया वॉज नोन एज सोने की चिड़िया। आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, विश्व प्रसिद्ध था। हमारे पास बहुत सारा गोल्ड था और गोल्डन वर्ड। इट वॉज अ रेफरेंस टू द वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्री कॉलोनाइजेशन इंडिया। और ये हमारी समृद्धि को बताता था कि यार हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स थे, तो इससे हमारे देश को बहुत फायदा हुआ करता था। यही चीज तो थी जो ब्रिटिशर्स ने देखी और उनको ऐसा लगा कि भारत को अटैक करना है, भारत से चीजें लूटना है। अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी?
हमारी इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, समृद्ध इकोनॉमी थी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, हमारी इकोनॉमी आत्मनिर्भर थी। एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, सोने की चिड़िया। हमारी इकोनॉमी एग्रीरियन इकोनॉमी थी। हमारे देश में फसल, किसानों का देश है। हमारे देश में नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, मतलब किसान हमारे देश में बहुत ज्यादा थे और आज भी हैं। तो एग्रीरियन इकोनॉमी थी। एग्रीरियन एग्रीकल्चर वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। भारत में एग्रीकल्चर भारत के लोगों का सबसे ज्यादा पेशा था, या कह लीजिए ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर ही किया करते थे। टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट जो था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत को हाथ से बनाई हुई चीजों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। कोई भी आदमी कहता था अगर भारत से हाथ का बना हुआ सामान आया है तो वो अच्छा ही होगा। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क। हमारे देश में लोग मेटल से काम करते थे, स्टोन से काम करते थे और इतना अच्छा सामान बनाते थे कि दूसरे देश के लोग नहीं बना पाते थे। ये हमारी खासियत थी, हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत आगे थे। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, देखो बच्चों, किसी भी देश में तरक्की के मायने होते हैं कि उस देश की नेशनल इनकम कितनी है या पर कैपिटा इनकम कितनी है, हर आदमी कितनी इनकम कमाता है, ये एक तरक्की के मायने होते हैं किसी भी देश के लिए। Britishers never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. ब्रिटिशर्स ने कभी कोशिश नहीं की कि वो निकालें कि भारत की नेशनल इनकम कितनी है, भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ब्रिटिशर्स ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की। उनको फर्क ही क्या पड़ता है, उनको क्या मतलब कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत की नेशनल इनकम कितनी है। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय एक्सपर्ट लाइक दादा भाई नेरोजी, इनका नाम आपने फ्रीडम फाइटर्स में सुना होगा, विलियम डिग्बाय, फिंडले सेरस, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। कुछ लोगों ने हमारे देश की नेशनल इनकम निकालने की कोशिश की। एस्टिमेट्स ऑफ वी.के.आर.वी. राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। उसमें देखिए जिन लोगों ने नेशनल इनकम निकालने की कोशिश की, उसमें ये जो आप फोटो देख रहे हैं वी.के.आर.वी. राव की है। इन्होंने बहुत अच्छे नेशनल इनकम के डाटा दिए थे हमको और पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी निकाली थी। India's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. भारत का जो पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ था, आउटपुट बनने की जो दर थी, वो 2% से भी कम थी और 0.5% ग्रोथ थी पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर में। मतलब बहुत धीरे धीरे हमारा आउटपुट बढ़ता था, बहुत कम सामान भारत के अंदर बनता था। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत का मेन पेशा एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इंडियन इकोनॉमी वाज रूरल एंड एग्रीकल्चरल इन कैरेक्टर। एग्रीकल्चर तो थी हमारी इकोनॉमी, आपको मैंने पहले बताया। 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। 85% जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उनका जो घर का मतलब जो खर्चा पानी होता है वो एग्रीकल्चर से ही चलता था। नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और इतना सामान हमारे यहाँ नहीं बनता था कि हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज को दे सकें या उसको प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर सकें। हम तो खाते पीते थे, आराम से रहते थे, सुख शांति से अपना जीवन जीते थे। पर ब्रिटिशर्स को कहां पसंद है सुख शांति, वो नहीं चाहते कि इंडिया सुख शांति से रहे, नहीं चाहते थे। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों। उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगा दिया, जमींदारी प्रथा जिसको आपने सुना होगा, जमींदारी प्रथा। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान वर्ड आपने सुना होगा, लगान वर्ड पे मतलब लगान नाम पे एक मूवी भी बनी थी पहले, आपने नहीं देखी होगी शायद, पर बहुत पुरानी मूवी है आमिर खान की। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जमींदार अपॉइंट कर देते थे कि भैया तुम जमींदार हो, तुम्हारे अंडर में इतनी जमीनें हैं, इन जमीनों पे जो भी किसान काम कर रहा है, वो जो फसल बेच रहा है, उससे लगान वसूलो और लगान वसूल करके हमको दो। ऐसा ब्रिटिशर्स ने सिस्टम बनाया था। डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग लगान वर फिक्स, और लगान किस तारीख को जमा करना है इसकी तारीख फिक्स हुआ करती थी। फेलिंग विच जमींदार विल लूज देयर राइट, और अगर जमींदार सही टाइम पे लगान नहीं जमा कर पाए
तो उनके राइट्स छिन जाते थे, उनसे जमीन से हटा दिया जाता था उनको। अब पता है जमींदार क्या करते थे, हमारे किसानों को परेशान करते थे, हमारे किसानों को मारते थे, प्रताड़ित करते थे कि ये लगान टाइम पे जमा करें। एक बेचारा किसान, गरीब किसान खेतों में मजदूरी करता था, कैसे लगान लाएगा टाइम पे? पर ये जमींदार कहते थे कुछ भी करो, लगान लेके आओ, लगान चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को जमा करना है। बहुत परेशान किया है बच्चों हमारे देश को ये ब्रिटिशर्स ने, हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद देखिएगा, इन्होंने कहा कि यार इंडिया को कमर्शलाइज बना देते हैं, इसका एग्रीकल्चर कमर्शलाइज कर देते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। ये हमारे देश के लोगों को लालच देते थे, फार्मर्स को लालच देते थे, अरे तुम क्या फूड क्रॉप उगाते हो, क्या गेहूं उगाते हो, क्या चावल उगाते हो, तुम कैश क्रॉप उगाओ, जिसको अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो ये लोग हमसे कैश क्रॉप उगाने लगे। कैश क्रॉप क्या होता है बच्चों? कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप्स जिनका मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिलता है, जिनको बेचने पे फायदा होता है ज्यादा, है ना। तो आप सोच रहे हो भैया ये तो अच्छी बात है कि ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप उगाने को कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कहानी में ट्विस्ट है, आगे देखिएगा। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये लोग चाहते थे कि आप खुद कंज्यूम मत करो और उसके खुद कंज्यूम ना करके ऐसे क्रॉप्स उगाओ जो मार्केट में बेची जा सकें। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, लाइक कॉटन उगाने को कहते थे, जूट उगाने को कहते थे। अब आप मुझे बताओ, कॉटन और जूट कोई खा सकता है क्या? नहीं। ये कॉटन और जूट इसलिए उगवाते थे ताकि ये अपने कंपनियों में ले जाएं और उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करें, है ना। वर टू बी यूज्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। Fall in production of food crops was responsible for the frequent famines in India during British days। बेटा क्या हुआ कि जब हमारे देश के लोगों ने इस लालच में आ करके, हमारे देश के लोग भोले भाले बेचारे किसान, वो इसके लालच में आ गए और उन्होंने कैश क्रॉप उगाना चालू कर दिया। ऐसा भी दौर आया भारत में कि भारत जो खाने में संपन्न था, खाने का सामान बनाने में संपन्न था, फसल उगाने में संपन्न था, इस देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा, फेमाइंस आ गए, भूखमरी आ गई, क्योंकि ये लोग ऐसी क्रॉप्स उगवाते थे जिनको आप खा नहीं सकते पर मार्केट में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता था ब्रिटिश मार्केट में, ब्रिटिश कंपनियों के लिए। तो ऐसा भी हुआ। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे, वॉज रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी। अब यूज करें भी कहां, हमारे किसानों के पास इतना पैसा नहीं था और ब्रिटिशर्स को मदद करनी चाहिए थी पर वो कभी मदद करते नहीं थे। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज, फ्लड, बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, इन सबको रोकने के लिए, इन सबकी सही करने के लिए, इन सबको हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो छोटे छोटे किसान थे, जो दूसरों का खेत लेकर के खेती किया करते थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे कि वो खेती में लगा सकें। बहुत परेशान था हमारा देश, ब्रिटिशर्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बच्चों। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, और आपको पता है कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पाकिस्तान के पास चला गया, एक पाकिस्तान देश बना और एक हम भारत बने। तो ब्रिटिशर्स ने दो पार्ट में डिवाइड तो किया, वो ब्रिटिशर्स ही करवाने वाले थे। उन्होंने दो पार्ट में भारत को डिवाइड कर दिया। वो दिन बहुत खराब दिन था। अगर आज भारत डिवाइड नहीं हुआ होता तो भारत एक बड़ा देश, समृद्ध देश होता, और जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहे हैं वो नहीं हो रहे होते। हमारा बहुत सारा पैसा हथियार बनाने में, युद्ध को लड़ने में, शांति बनाए रखने में खर्च होता है, वो सब नहीं होता। खैर, एग्रीकल्चर पे भी इसका प्रभाव पड़ा। क्या? अ बिग पोर्शन ऑफ लैंड विच वॉज हाईली इरिगेटेड, वो एरिया जो बहुत इरिगेटेड था, सिंचाई युक्त था, फर्टाइल था, उपज जहां ज्यादा होती थी, वेंट टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पास चला गया। ऑलमोस्ट होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया वो एरिया जिसमें जूट उगाया जाता था। आप देखेंगे तो ये देखिए भारत का मैप है, तो आप इसमें देखेंगे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो पहले अभी का समय पे बांग्लादेश है, अभी के टाइम पे ये बांग्लादेश है, पर पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब पाकिस्तान इधर भी था, इधर, और पाकिस्तान इधर भी था। मतलब इंडिया के ईस्ट साइड में भी था
और इंडिया के वेस्ट साइड में तो है ही, आज भी है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान जो था, इसके पास बहुत फर्टाइल एरिया हमारा चला गया था, जहां पे जूट का प्रोडक्शन हुआ करता था। पर बच्चों आज ये एरिया बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में हमारे देश के सैनिकों ने अपना लहू दिया है, खून दिया है, तब जाके बांग्लादेश आज बांग्लादेश बना है। और आज वो बांग्लादेश हमें, हमारे देश के हिंदुओं को और हमारे देश के लोगों को आग दिखाता है। आप समझ रहे हैं, इतिहास इसलिए जानना है, वो हमारे देश के सैनिकों के द्वारा आजाद हुआ, हमारे देश के लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी, तब जाके बांग्लादेश बांग्लादेश बना। उसको भूलना नहीं चाहिए अपना इतिहास। तो एक्चुअली में क्या हुआ, देयर वर सम इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट एंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। इंडिया वॉज पॉपुलरली नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जानी जाती थी, है ना, हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत अच्छा था। तो पार्टीशन से ये दिक्कत हुई कि बहुत सारा एरिया जो फर्टाइल था वो ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया। सिविल वॉर का नाम आपने सुना होगा, सिविल वॉर जो हुई थी ना, वो इसीलिए हुई थी। तब ये क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया, आजादी मिली भाई उनको। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनने कहा भारत की कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट, उसको ही बर्बाद कर देंगे, भारत घुटनों पे आ जाए, ऐसी कोशिश की इन्होंने। पर ये जानते नहीं थे भारत कोई झुकने वाला देश नहीं। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी इन्होंने, टैरिफ पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी। इन्होंने कैसे देखो डिस्क्रिमिनेशन किया हमारे साथ। द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया वॉज टैक्स फ्री। जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया वॉज टैक्स फ्री। जो ब्रिटेन से सामान इंडिया में आएगा वो टैक्स फ्री, ताकि ब्रिटेन में सामान, बना हुआ सामान इंडिया में बिकता रहे और इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे ब्रिटेन जाता रहे। हैवी टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लगाए इन्होंने ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने कहा इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करना है, तो इन्होंने हमारे इंडियन गुड्स पे, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, ताकि कोई दूसरा देश अगर ये सामान खरीदे तो उसको महंगा मिले, वो खरीदना ही बंद कर दे। कभी कभी तो बच्चों ये चैप्टर पढ़ाते समय मेरा खून खौल जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा किया। ब्रिटिश फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैप्चर इंडियन मार्केट। अब ये लोग बाहर से सामान लाते थे, इंडिया में बेचते थे, किसी और का सामान बिकने नहीं देते थे। अब भाई हमें सामान खरीदना ही पड़ता था, जीवन यापन करना है, बाकी चीजें घर चलाना है, तो हमें ब्रिटिशर्स का सामान लेना पड़ता था। पूरे मार्केट में ब्रिटिशर्स का सामान भर गया था, इंडियन मार्केट में। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब इन्होंने, अब देखो अगर आप हैंडीक्राफ्ट को इतना महंगा कर दोगे, भारत के सामान को इतना महंगा कर दोगे, तो दूसरे देश के लोग क्यों खरीदेंगे सामान। तो भैया हमारा सामान क्या विदेशों में बिकता था? हाँ, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट विदेशों में बिकता था। इससे क्या दिक्कत हुई, जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन हुई ना, तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। क्या? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे भाई लोग उसमें काम किया करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, वो तो बेरोजगार हो गए। भाई जब कंपनी चलेगी नहीं, इंडस्ट्री बैठ जाएगी, तो लोग तो बेरोजगार होंगे ही। द डिस्प्लेस आर्टिशियन वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। और जो लोग वहां से विस्थापित हुए या हैंडीक्राफ्ट को छोड़ा, उनको एग्रीकल्चर अपना लाइवलीहुड के लिए लेना पड़ा। दिस रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग हो गई, हद से ज्यादा लोग उसमें काम करने लग गए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। हम ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड इंपोर्ट किया करते थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था। ब्रिटेन मैन्युफैक्चर गुड्स वर चीप विच इनकरेज इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो मशीन मेड गुड आता था वो हम खरीदने लग गए, थोड़ा सस्ता पड़ता था वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया के लोग भर भर के सामान खरीदें ताकि वो पैसा हमसे कमा सकें। तो इस तरीके से बेटा हमको इसने लूटने की कोशिश की। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे देश के पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके अंदर मशीनें बनाई जाती हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी हमारे देश में मशीन और इक्विपमेंट बनाने वाली। ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड एंड हैवी इक्विपमेंट। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत कभी भी अपनी निर्भरता को
ब्रिटेन से खत्म ना करे। भारत हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे गुड्स के लिए, सामान के लिए, इसलिए उन्होंने कभी भी हमारे देश में कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं लगाई। लो लेवल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। तो जीडीपी हमारे देश में जितना भी सामान बनता है, जितने भी गुड्स बनते हैं, सर्विसेज बनते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है जो हमारे देश में एक साल के अंदर बने, उसको जीडीपी कहते हैं। हमारे देश की जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कोई ज्यादा रोल नहीं था, बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर आप जानते होंगे बच्चों, जिन सेक्टर्स में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जिन सेक्टर में सरकार के पास 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, रेलवे में पब्लिक सेक्टर था। पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था, बाकी कहीं भी पब्लिक सेक्टर नहीं था। उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पे कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे? मैनी इंडस्ट्रीज वर कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल। महाराष्ट्र और गुजरात का आपने नाम सुना होगा कपड़ों के काम में। गुजरात में सूरत कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, तो वहीं पे कंपनियां हुआ करती थी। जूट मिल्स बंगाल में थी क्योंकि वहां का एरिया जूट के लिए बहुत अच्छा था, जैसा मैंने आपको बताया, पर उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, इन द ईयर 1907 इन जमशेदपुर, बिहार। मेजर ब्रेक थ्रू बेटा हमको इससे मिला कि हमारे देश में टाटा इंडस्ट्रीज, टिस्को नाम से एक इंडस्ट्री लगाई गई जमशेद जी टाटा द्वारा। आप जानते ही हैं जमशेद जी टाटा का नाम आपने सुना ही होगा। और अभी आपने रतन टाटा जी का बहुत देहांत हो गया, सर्वनाश हो गया, बहुत दुख की बात है। ये हमारे देश के बहुत जाने माने लोग थे और इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है बच्चों। इन्होंने हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत योगदान दिया है। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ, शुगर की फील्ड में इंडस्ट्री थी, सीमेंट की फील्ड में इंडस्ट्री थी, पेपर की फील्ड में थी, पर वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई। टिस्को का पावर प्लांट जमशेदपुर में अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील का पावर प्लांट ऐसा दिखता था पहले, है ना, पर वो जगह का नाम पता है आपको? पूरा जमशेदपुरी कर दिया है जमशेद जी टाटा के नाम पे। और अच्छी बात भी है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता था, वहां पे लोग काम करते थे। इसीलिए टिस्को की वजह से ही आज लोग कहते हैं कि देश का लोहा, जब कोई टाटा की गाड़ी खरीदता है तो कहता है आपने देश का लोहा खरीदा है, क्योंकि वो हमारे देश में बनता है। अच्छी बात है। और ये बहुत डोनेशन भी करते हैं टाटा की इंडस्ट्रीज, जिससे हमारे देश को फायदा हो। तो रियल में ये हमारे देश की शुभचिंतक फैमिली है और ये हमारे देश को फायदा पहुंचाती है, गरीबों की मदद करती है। फॉरेन ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड को भी इन्हें कहीं नहीं छोड़ा, आपको तो पता ही है। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, हमको बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, और विदेश में बनाते थे सामान, अपने देश के लोगों को देते थे रोजगार, ब्रिटेन के लोगों को, और ला करके वापस सामान कहां बेचते थे? इंडिया में। ऐसा करते थे ये ब्रिटिशर्स। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो की खेती करवाते थे हमसे, ये जूट एक्सेट्रा, ये सब हमारे देश से लेके जाते थे ये लोग। इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ, कैपिटल गुड जैसे कि लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज। तो ये लोग हमसे सामान लेके जाते थे, रॉ मटेरियल वगैरह, और वहां से सामान बना करके हमको बेचते थे। वाह वाह, कितने शातिर लोग थे बताओ आप, है ना। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली बना ली थी। वही मोनोपोली बच्चों एक तरीके से ऐसी चीज कि सिंगल सेलर, उनके अलावा कोई और सामान सेल नहीं कर सकता। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, आधे से ज्यादा ट्रेड तो आप सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर सकते हो और किसी के साथ कर भी नहीं सकते। एंड रेस्ट वॉज अलाउड विद फ्यूअर अदर कंट्रीज, जैसे चाइना के साथ कर सकते थे, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ, और किसी के साथ ये ट्रेड करने ही नहीं देते थे। और आधे से ज्यादा ट्रेड तो अपने साथ ही करते थे, ताकि खुद ही लूटते रहें, किसी और को लूटने क्यों देगा भाई कोई, है ना। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमको लूटते थे और चाहते थे कोई और ना लूटे, तो खुद ही लूटते रहते थे और हमें ट्रेड भी नहीं करने देते थे। तो ऐसे थे वो। फिर पता है क्या किया इन्होंने? कहा यार कैसे लूटें, बड़ी दिक्कत होती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, इन्होंने लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों। देखो यहां पे आप देखोगे, ये भारत का नक्शा, ये पूरे वर्ल्ड का नक्शा है वैसे तो
तो पूरे वर्ल्ड तो कवर नहीं है क्योंकि काम की चीज मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है। आप ये देखेंगे मुंबई का पोर्ट है, दिख रहा है आपको, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये मुंबई का पोर्ट है भारत के अंदर। पहले क्या होता था, ये लोग सामान लेके कैसे जाते थे, मुंबई से सामान शिप पे लोड करवाते थे, यहां से नीचे 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 लेकर के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, उसके नीचे से होते हुए लेकर के जाते थे, ये लंदन पहुंच गए। अब ये रास्ता बहुत लंबा है, ऐसे घूम के शिप लोड करवा के लंदन जाना पड़ता था। ब्रिटिशर्स को दिमाग में चल रहा था क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे भारत को जल्दी लूटे। ये जो एरिया पड़ता था उनको बच्चों, लगभग 19,800 किलोमीटर, 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था। टाइम भी ज्यादा लगता था, कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी। इन्होंने कहा भारत को लूटने का कोई आसान तरीका खोजते हैं। तो आप यहां देखेंगे, ये यहां से एक छोटा रास्ता है, रेड सी इस एरिया को बेटा कहते हैं, ये मेडिटेरियन सी है, उसके बीच में एक जमीन थी, मतलब ये रेड सी वाला एरिया हो गया पहले, और ये बाद में मेडिटेरियन सी वाला एरिया हो गया। अब यहां पे ना एक जमीन का टुकड़ा था, इन्होंने उस जमीन के टुकड़े को काट करके एक कैनाल बना दी जिसका नाम है स्विस कैनाल, इजिप्ट के पास है ये। तो अब क्या करते थे, ये रेड सी जो था मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो गया और मेडिटेरियन सी से निकालते हुए ये लंदन ले जाते थे। अब ये जो रास्ता था ये छोटा था, ये 7,200 माइल्स मतलब 11,600 किलोमीटर का था। अब यहां से क्या, वो उनको लूटने में और आसानी होती थी ना, कम समय में सामान ले जाते थे, कम कॉस्ट में सामान ले जाते थे। ऐसे करके इन्होंने स्विस कैनाल बना दी। आज भी ये स्विस कैनाल अगर आप देखोगे ना तो इंटरनेट पे दिख जाएगी आपको, मैनमेड है, बिल्कुल सीधी है, जैसे नेचुरल होता है ना कोई नदी या कोई समुद्र तो आड़ा टेढ़ा होता है ना, पर इन्होंने बिल्कुल ये नहर जैसी बनाई है ताकि ये भारत को लूट सके। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 सर्व एज डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो स्विस कैनाल के थ्रू ये डायरेक्टली यहां से शिप लेकर के ब्रिटेन चले जाया करते थे। आज भी ये रास्ता बेटा यूज होता है ट्रेड के लिए, आज भी यूज होता है। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इन्होंने हमारी वेल्थ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया वाज हैविंग एक्सपोर्ट सरप्लस व्हिच वाज यूटिलाइज्ड फॉर, और देखो एक्सपोर्ट तो होता था भारत से और पैसा आता था भारत के पास, पर वो कहां यूज होता था, सुनिएगा, टू मेक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस सेटअप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑफिस बना रखे थे उनके सेटअप के लिए, उनके खर्चे में इस्तेमाल होता था हमारा पैसा। बताओ आप, अरे भाई हमारे देश से कमाया, हमारे देश के सामान को बेच के कमाया, तो हमारे देश को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर लेते, नहीं, अपने फायदे के लिए काम किया। टू मेक एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट युद्ध लड़ा करती थी उस टाइम पे, और उस युद्ध में वो पैसा इस्तेमाल करती थी हमारे देश का जो एक्सपोर्ट करके आया। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, कुछ सामान खरीदना होता था इनको, इनविजिबल आइटम, कोई टेक्नोलॉजी, कोई क्या कहते हैं पेटेंट, तो ये सब हमारे पैसे से खरीदते थे। ये आप समझ रहे हो बात को, इन्होंने सारी चीजें की जिससे भारत को बर्बाद किया जाए और ब्रिटेन को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया जाए। डेमोग्राफिक कंडीशन उस समय की बेटा कैसी थी, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है भारत के लोग, मतलब किसी भी देश के लोग कैसे थे, उनकी कंडीशन कैसी है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन थी, स्टैगनेंट मतलब धीरी चाल से चलने वाली, कछुए की रफ्तार से चलने वाली, कछुआ धीरे धीरे चलता है ना वैसी, बैकवर्ड पिछड़ापन था। भारत का पहला ऑफिशियल सेंसस, जनगणना, सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ। अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ उस समय पता चली 1881 में, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जनगणना हुई भारत के अंदर। उसके बाद हर 10 साल में ये सेंसस होता है, तो 1881 में, 1891 में, 2001 में, है ना, तो ऐसे 1911 में, सॉरी 1921 में, ऐसे करके हर 10 साल में ये होता है। 2021 में होना था पर कोरोना के कारण हो नहीं पाया। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे पहले पॉपुलेशन की जो हालात थी, कंडीशन थी, वो अलग थी, और 1921 के बाद हालात अलग हो गए। क्यों कहा जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन हुआ था। In the history of demographic transition, 1921 is registered as the year of Great Divide. Prior to 1921 से पहले population growth in India was never consistent. कभी अप होती थी, कभी डाउन होती थी, पॉपुलेशन कंसिस्टेंट नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, पर 1921 के बाद हमारी जनसंख्या बढ़ती गई।
द सेंसस ऑफ 1901 में जो सेंसस हुआ था उसने डिक्लाइन शो किया था टोटल पॉपुलेशन में 0.4 करोड़ से 0.04 करोड़ से। द सेंसस 1911 का जो सेंसस था उसने राइज दिखाया जनसंख्या में 1.38 करोड़ का। तो बाद में फिर जनसंख्या बढ़ने लग गई थी 1921 के बाद से ही, तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है कि इससे पहले अलग कंडीशन थी, इसके बाद अलग कंडीशन हो गई। अगर चैप्टर में आगे बढ़े तो उस समय हाई बर्थ रेट थी और डेथ रेट भी बहुत हाई थे, 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। तो 1000 लोगों में 48 लोग पैदा हो जाते थे, 40 लोग मर जाते थे, मतलब पैदा भी ज्यादा होते थे, मरते भी ज्यादा थे उस टाइम पे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चों, जो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने के साथ साथ 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट किया जाता है। उस समय हमारे देश में छोटे छोटे मासूम बच्चे बहुत मरा करते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर हेल्थ की, सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। सो इन्फेक्शन हो जाता था बच्चों को, तो उनकी डेथ हो जाती थी। 218 पर 1000, 1000 बच्चे जो जन्म लेते थे उसमें से 218 बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते थे। 1 ईयर से कम एज में मरने वाले बच्चे, हिंदी में लिखा है मैंने। और क्या था, मास इलिटरेसी थी, 84% लोग अनपढ़ थे, मतलब वो अपना लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, अपने बारे में एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते थे। लिटरेसी लेवल सिर्फ 16% के बराबर था, वही 84% इलिटरेसी थी। फीमेल लिटरेसी लेवल तो और ही डाउन था, महिलाओं को तो लोग पढ़ाते ही नहीं थे, यार क्या करेगी पढ़ के, इसकी तो शादी हो जाएगी, अपने दूसरे घर चली जाएगी, पढ़ा लिखा के करना क्या है, इसको काम थोड़ी करना है, ऐसे लोग पढ़ाते लिखाते नहीं थे। तो 7%, मतलब आप समझ रहे हो 100 महिलाओं में 7 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, अपना नाम लिख सकती थी, पैराग्राफ लिख सकती थी, पढ़ सकती थी। मतलब 5वीं 6वीं क्लास की जो एजुकेशन होती है ना, वो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी उस टाइम पे। आज तो भारत में बहुत लिटरेसी हो गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, तो उससे बहुत सारे लोगों को जागरूकता आई है कि महिलाएं भी जरूरी है हमारी इकोनॉमी में, और कदम से कदम मिला के चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम आगे बढ़े तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 32 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते थे, मर जाते थे, क्योंकि किसी को बीमारी हो जाती थी, किसी को क्या कहते हैं युद्ध में मर जाता था कोई, तो बहुत कम लंबे समय तक नहीं जी पाते थे, बहुत कम समय तक लोग जीते थे, और जो लोग जीते थे वो लंबे समय तक जीते थे। कई लोग कहते हैं हमारे तो सर दादी हैं वो इतने साल की हैं, तो जो लोग बच जाते हैं वो लंबे समय तक जीते थे, पर ये ऑन एन एवरेज लिया गया है, तो ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स तक आदमी जीता था, है ना। बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी, युद्ध भी तो लड़ना था, आजादी भी तो चाहिए थी। फिर है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो था, रहन सहन बहुत लो था। पीपल यूज टू स्पेंड 80 to 90% ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड का, जैसे 100 रुपए अगर कोई कमाता हो तो उसमें से 80-90 रुपए वो रोटी कपड़े पे खर्च कर देता था, मकान पे खर्च कर देता था, झोपड़ पट्टी पे खर्च कर देता था, अपनी झोपड़ियां हुआ करती थी, हट हुआ करती थी, उस पर खर्च कर देता था। मकान तो मैंने वो बोल दिया, भारत में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, है ना। ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान किया है बच्चों को। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, लोग बीमार हो जाते थे, उनको इलाज नहीं मरता था, इलाज नहीं मिलता था, इस चक्कर में भी कई लोगों की डेथ हो जाती थी, लोगों को बीमारी हो जाती थी, वो कुछ दूसरा इलाज ढूंढते थे पर वो सही नहीं हो पाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर ज्यादा था। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, 75% workforce with a large number of working population engaged in agriculture. It become source of livelihood and their only source of occupation. तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वो एग्रीकल्चर किया करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास कोई और साधन नहीं था। 25% वर्कफोर्स जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हुआ करती थी, पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और आपको तो पता है एग्रीकल्चर के साथ क्या दिक्कतें, कभी कीड़े लग जाते हैं फसल में, कभी फसल अच्छी नहीं होती, और पूरा का पूरा सिस्टम बारिश पे डिपेंड है, और बारिश होगी नहीं होगी, नहीं तो सूखा पड़ जाता था, अनाज ही नहीं होता था, किसान बेचारा क्या करे। रीजनल वेरिएशन थी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये जो साउथ के स्टेट हैं हमारे,
महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होने लग गया था पहले से ही, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा था। वहां पे लोग थोड़ा ज्यादा शिक्षित भी थे, और वो आपको पता है आज हमारे देश में इंडस्ट्रियल हब है ये स्टेट्स, तो वहां पे एग्रीकल्चर पहले से ही कम हो गया था और दूसरे सेक्टर जो है वो बढ़ने लग गए थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। पर वहीं उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे देशों में एग्रीकल्चर बढ़ गया था। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। आज भी हरियाणा में, पंजाब में बहुत गेहूं होता है, तो वहां पे ज्यादातर किसान थे पहले से ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट। अंडर द कॉलोनियल रूल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ वर डेवलप तो हुआ सर, ये तो अच्छी बात है ना कि रोड बना, रेलवे बना, बेटा बना, अच्छी बात है, पर इन्होंने किस लिए बनाया मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने रोड बनाई, रेलवे बनाई, मान रहा हूं, पर किस लिए बनाई आगे बताऊंगा। इन्होंने रोड बनाए, द रोड पर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया, आर्मी को इधर उधर भेजने के लिए, एंड फॉर ड्रॉइंग रॉ मटेरियल, ताकि वो हमारे देश से रॉ मटेरियल निकाल सकें और पोर्ट तक ले जाएं, और पोर्ट से कहां लेके जाएं, ब्रिटेन। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे ले जाते थे, रोड थे नहीं तो इनको रॉ मटेरियल लूटने में आसानी मतलब दिक्कत होती थी, तो ये रोड के माध्यम से क्या करते थे, सामान को पोर्ट तक ले जाते थे, पोर्ट में फिर पोर्ट तक ले जाने के बाद या रेलवे तक ले जाते थे, उसके बाद उसमें लोड करते थे, या रेलवे में लेके गए तो रेलवे से पोर्ट तक जाएगा, और पोर्ट तक लेके गए तो वहां से सीधा ब्रिटेन जाएगा शिप में लोड होके। तो रोड इनने इसलिए बनाए, हमारे देश के लोगों के लिए नहीं बनाए। वो अलग बात है कि हमने यूज किए, पर बनाने की नीयत इनकी क्या थी, अपने फायदे के लिए। एंड पोर्ट टू सेंड दिस इंग्लैंड लेके जाते थे सामान। दे ऑलवेज रिमेन शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड्स टू रीच द रूरल एरिया। गांव में जब पानी गिरता था ना, तो पानी में रोड भर जाते थे, गांव में लोग, गांव से कनेक्शन कट जाता था, लोग दूसरी जगह तक नहीं जा पाते थे, पानी भर जाता था, कहां से जा पाएंगे, अपने घर में फंस के रह जाते थे। तो उन्हें रोड बनाए पर अपने फायदे के लिए। ऐसी बैलगाड़ियां चलती थी, लोग बैलगाड़ी में बैठ करके जाया करते थे। अगर हम आगे चलें तो रेलवे की बात करें, रेलवे भी इन्होंने बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं रेलवे नहीं बनाया, रेलवे बनाया, पर किस लिए बनाया, अपने फायदे के लिए। हमें रेल मिली उनसे, पर अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाई थी, उनकी नियत अपना फायदा थी। 1850s में, 1850 में, द रेलवे हेल्प इन कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन द इंडिया। ये लोग रेलवे की मदद से क्या करते थे, सामान को हमारे देश से अपने देश तक ले जाने में यूज करते थे। रेलवे के माध्यम से ये लोग सामान अपने पोर्ट तक लाते थे, बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं मुंबई में, जहां से शिप में लोड होता है, वहां से शिप में लोड करते थे, ब्रिटेन ले जाया करते थे। रेलवे इनेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में रेलवे से मदद मिली, इससे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को दूर करने में मदद मिली। नेशनल इंटीग्रेशन आया, कई लोग दूसरे रेल में बैठ के दूसरे जगह जाके देखने लगे कि अरे यार यहाँ क्या होता है, क्योंकि देखो पहले लोग क्या करते थे, ट्रेवल करते थे बाय पैदल, लोग निकलते थे 5-5 दिन चलते थे, 6-6 दिन चलते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कोई साधन ही नहीं था। रेलवे की मदद से लोग अब जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे, देखते थे अरे यार यहाँ तो ये फॉलो होता है, अरे पंजाब में तो ये करते हैं लोग, अरे मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता है, अरे यूपी में तो ऐसा करते हैं लोग, साउथ साइड तो ये पहनते हैं लोग। लोगों ने एक दूसरे को देखना चालू किया, कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, लोग आने जाने लगे। रेलवे हेल्प ब्रिटिशर्स टू अर्न प्रॉफिट, और इस रेलवे से ब्रिटिशर्स को भी फायदा होता था, है ना, वो हमसे टिकट के पैसे लिया करते थे, सामान लेके इधर से उधर जाया करते थे, और रेलवे की मदद से वो पोर्ट को जोड़ दिया उन्होंने, रेलवे और पोर्ट को, ताकि लूटने में आसानी हो। ये देखिए रेलवे, उस समय भाप का इंजन चलता था बच्चों, भाप से चलती थी रेलवे। आज तो आप देखोगे कि आज तो सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गई है ना, वो रेलवे जहां से जाती है उसके ऊपर वो लाइन नहीं लगी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे कनेक्टेड रहती है, आपने देखा होगा, उससे रेल चलती है। पर पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, भाप से, कोयले से चलाते थे हम उसको, आपने पढ़ा होगा। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने बनाया, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप रिमेन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी लेवल। बनाया तो, पर ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, ज्यादा अच्छे से इसमें ये काम नहीं कर पाए। कोस्ट कैनाल ऑफ ओडिशा कोस्ट हैज बीन अबेंडेंड, बंद करना पड़ गया। ओडिशा जो है ना, उसके कोस्ट पे, मतलब जो तटीय इलाका होता है समुद्र के पास का, वहां पे इन्होंने डेवलप किया, पर उसको बंद करना पड़ गया क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था और वो फेल हो गया, रेलवे के साथ कंपीट नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन के लिए भी इनने चीजें बनाई, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ इन इंडिया।
तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ लगाया। ये देखो उस समय की फोटो है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ कैसा दिखता था। पर ये क्यों बनाया, क्यों लेके आए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बना सकें। हमारे देश के लोग देखो हल्ला गुल्ला करने लग गए थे, है ना, विरोध करने लग गए थे, जगह जगह इकट्ठा होने लग गए थे कि नहीं हमें तो आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अब ये ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम होती थी, जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे इनको भेजनी होती थी अपनी आर्मी, अपनी पुलिस कि जाओ वहां से लोगों को खदेड़ो, वहां से लोगों को भगाओ, इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि अगर ये इकट्ठा होंगे तो ये ग्रुप बना के हमारा विरोध करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, जल्दी जल्दी वहां पे लाठी चार्ज करवा देते थे कि लोगों को वहां से हटाया जा सके, आपस में मिलकर ग्रुप बना के बात करने नहीं दिया करते थे। इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम लगाया। इसमें क्या होता था, ये तुरंत एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते थे कि भैया यहाँ पे इंडियंस इकट्ठा हो रहे हैं, जल्दी आर्मी भेज के इनको भगाओ, जल्दी पुलिस भेज के इनको भगाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ जो इन्होंने लगाया वो भी अपने फायदे के लिए लगाया, हमारे फायदे के लिए नहीं। रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया, मैंने आपको रीजन बताया। टू मोबिलाइज द आर्मी, रोड बनाए क्यों, क्योंकि आर्मी को इधर से उधर ले जा सके, फॉर ड्रॉइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक ले जा सके रॉ मटेरियल को, और पोर्ट तक, और ये सामान इंग्लैंड तक पहुंचाया जा सके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। रेलवे टू हैव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भारत को कंट्रोल करना चाहते थे, भारत पे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे, रेलवे को मेजर पोर्ट से जोड़ दिया, और ब्रिटिशर्स को इससे पैसा भी कमाना था रेलवे से। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन्होंने लगाया था, ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स के आने से कुछ फायदा नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स के आने से कुछ फायदे हुई, चीजें हुई, हमारे लिए भी अच्छी हुई। जैसे कि देखो अगर फायदा और नुकसान देखा जाए तो नुकसान तो बहुत ज्यादा था और फायदा बहुत कम था। तो ब्रिटिशर्स के आने से कुछ फायदा हुआ, जैसे हमें कई सारी चीजें जानने को मिली, देखने को मिली। जैसे कमर्शियल आउटलुक मिला फार्मर्स को, फार्मर्स कमर्शलाइजेशन को समझ पाए। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय द ब्रिटिशर्स फोर्स इंडियन फार्मर्स टू हैव कमर्शियल आउटलुक एज दे स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग मोर, उन्होंने ज्यादा गुड्स बनाना प्रोड्यूस कर दिया फार्मर्स ने, है ना, ताकि वो उसको मार्केट में क्या कर सके, बेच सके। सब्सटेंस फार्मिंग नहीं करते थे, उसके अलावा भी बेचते थे। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, जो आदमी किसान फसल उगाए अपने खाने के लिए, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। पर जब आदमी अपने खाने के अलावा रख के और फसल मार्केट में बेचता है तो उसको कमर्शलाइजेशन कहते हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला, रेलवे मिली, रोड मिले, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, इससे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुई। फेमाइंस पे नजर रखी जाने लगी। अब जैसे कहीं फेमाइन आता था, भूखमरी आती थी, तो रोड की मदद से, रेलवे की मदद से फूड सप्लाई वहां पे पहुंचाई जाने लगी, है ना। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी में, हम मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए, बार्टर सिस्टम को खत्म करके मॉनेटरी पे आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप अच्छा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम व्हिच सर्व एज अ रेडी रेड कॉर्नर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस, भारत के पॉलिटिशियंस को उससे मदद मिली। उन्होंने, भारत के पॉलिटिशियंस ने ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से चीजें सीखी, देखी और फिर अपने देश में इंप्लीमेंट की। अब ये आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इकोनॉमी कैसी थी और कौन कौन से तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। एक इकोनॉमी थी हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है, मैंने अभी आपको चैप्टर के बीच में बताया था, जिसमें एक देश रूलर होता है और एक उसकी कॉलोनी होती है। जैसे हमारे देश के केस में ब्रिटिशर्स जो थे वो रूलर थे और हम उसकी कॉलोनी थे। ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें फ्यूडल सिस्टम होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। लैंडलॉर्ड कौन होता है, जमीन का मालिक, और टेनेंट जो उसकी जमीन पे काम करता है, इसको बोलते हैं सेमी फ्यूडल। कैपिटलिस्ट सिस्टम लगाया गया। कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत खराब सिस्टम होता है बच्चों, वहां पर सिर्फ प्राइवेट लोगों पे, प्राइवेट सेक्टर्स को ही अहमियत दी जाती है। तो सेमी फ्यूडल में क्या होता था, एक होते थे जमीन के मालिक और एक होते थे उन जमीन पे काम करने वाले टेनेंट। स्टेगेंट इकोनॉमी थी। स्टेगेंट इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रियल आउटपुट एंड लेस देन 2% था, पर कैपिटा आउटपुट 0.5% से बढ़ रहा था। बैकवर्ड इकोनॉमी तो आपको पता ही है, पिछड़ी इकोनॉमी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। ट्रेडिशनल मेथड थी एग्रीकल्चर की, नई नई मेथड जो एग्रीकल्चर में यूज होती वो नहीं यूज होती थी। मास इलिटरेसी थी, अनपढ़ लोग ज्यादा थे। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट हुआ करता था। हमारी इकोनॉमी डिप्लीटेड थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या होती है बेटा, जैसे एक दीमक जब किसी लकड़ी पर लग जाती है तो लकड़ी को खोखला कर देती है,
वैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को डिप्लीटेड बना दिया, हमारी इकोनॉमी को खोखला बनाने की कोशिश की। वो हमारे देश से खनिज, नेचुरल रिसोर्सेज ले जाते थे और अपने देश में यूज करते थे। हमारी रिसोर्सेज को उन्होंने वॉर्स में यूज किया, तो हमारी इकोनॉमी डिप्लीटेड इकोनॉमी बना दी उन्होंने। नो अरेंजमेंट वाज मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स, को रिप्लेस करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। डेप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब इन्हें लड़ा तो हमारे देश से तो चीजें यूज करी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे देश को पूरा कंगाल कर दिया और रीस्टोर नहीं किया। हमारे देश की जो चीजें यूज की उनको वापस से रीस्टोर नहीं किया। हमारी इकोनॉमी को एम्प्यूटेड इकोनॉमी बना दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि ये हमारी इकोनॉमी पे रूल कर सकें। देखिए, अगर लोग यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे, तो उनको नीचा दिखाना, उनके ऊपर रूल करना बहुत मुश्किल है। पर इन्होंने हमारी इकोनॉमी को तोड़ दिया। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो, ये इनकी नीयत थी। आपस में लड़ाओ भारतीयों को और इनके ऊपर राज करो। डिवाइड एंड रूल, डिस्क्रिमिनेशन करते थे ये लोगों के साथ, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, कल्चर के नाम पे। इन्होंने इसी को करके करके इंडिया और पाकिस्तान बना दिए, भारत के दो टुकड़े कर दिए। ये थे ब्रिटिशर्स। तो ये था हमारा चैप्टर और यहां पे होता है चैप्टर खत्म। पर एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, आज भारत ब्रिटेन की जीडीपी से ज्यादा जीडीपी रखता है और आज जीडीपी में भारत ब्रिटेन से आगे है और हमारी इकोनॉमी उनसे बेटर परफॉर्म कर रही है। तो समय सबका आता है। भारत वो देश नहीं जो कोई झुका दे, भारत को झुकाने वाले खुद झुक जाएंगे, भारत कभी नहीं झुकेगा। इसी के साथ मैं ये चैप्टर करता हूं खत्म। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस चैप्टर को करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।